नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। आपका स्वागत है द ट्रिस्ट की इस नई विदेश नीति की श्रृंखला में। इस श्रृंखला में हम जानेंगे भारत की विदेश नीति का इतिहास। भारत की विदेश नीति के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें जानना और समझना आज की भारत की विदेश नीति को समझने के लिए अनिवार्य है। इसमें ऐसे भी अनेक किस्से हैं जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इनकी सच्चाई जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस शुरुआती एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही एक ऐतिहासिक मुद्दे की जिसे सोशल मीडिया, टीवी, यहां तक कि संसद के पटल तक पे उठाया गया है। क्या पंडित नेहरू ने भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता त्याग दी थी? क्या इस घटना का ऐतिहासिक विश्लेषण कुछ और कहानी बयां करता है? आइए शुरू करते हैं। इस घटना का संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए हमें उस दौरान की वैश्विक स्थिति को जानना जरूरी है। समय है 1950 का। अमेरिका और यूएसएसआर शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर में जुटे हैं और कोरियाई युद्ध की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच भारत एक नए देश होने के नाते एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण में जुटा है। यही नीति आगे चल के नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नींव बनेगी। अमेरिका में इस वक्त भारत की राजदूत हैं विजया लक्ष्मी पंडित जी, नेहरू की छोटी बहन, जो आगे जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 8वीं राष्ट्रपति भी बनती हैं। 24 अगस्त 1950 को वो पंडित नेहरू को पत्र लिखती हैं, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। One matter that is being cooked up in the State Department should be known to you. This is the unseating of China as a permanent member and of India being put in her place. जॉन फॉस्टर डल्स, जो आगे चल के अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं, वो कहती है he was particularly anxious about this. Dulles has asked a Washington-based columnist on behalf of the State Department to build up public opinion among these lines. अब इसका अनुवाद कर देता हूं मैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अंदर एक बात चल रही है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मामला यह है कि चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से हटाकर उसकी जगह भारत को लाने की तैयारी चल रही है। अमेरिका के होने वाले विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डल्स इस योजना को लेकर काफी गंभीर और उत्सुक थे। उन्होंने विदेश मंत्रालय की तरफ से वॉशिंगटन के एक पत्रकार को यह भी कहा कि वह इस मुद्दे के पक्ष में जनता का माहौल बनाना शुरू करें। इसके जवाब में नेहरू चिट्ठी लिख के कहते हैं, इन योर लेटर you mention that the State Department is trying to unseat China as a permanent member of the Security Council and to put India in her place. So far as we are concerned, we are not going to countenance it. That would be bad from every point of view. It would mean some kind of a break between us and China. India, because of its many factors, is certainly entitled to a permanent seat in the Security Council. But we are not going in at the cost of China. अब मैं इसका भी अनुवाद कर देता हूँ। आपने अपने पत्र में लिखा है कि स्टेट डिपार्टमेंट सुरक्षा परिषद में चाइना की स्थायी सदस्यता खत्म करके उसकी जगह भारत को लाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक हमारी बात है, हम इससे मंजूर नहीं करेंगे। यह हर लिहाज से हमारे लिए बुरा होगा। इसका मतलब हमारे और चीन के बीच एक तरह से रिश्ते टूटने जैसे हो जाएंगे। कई कारणों से भारत निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है, लेकिन हम चाइना की कीमत पर वहां नहीं जाएंगे। इन दो चिट्ठियों के बुनियाद पर यह कहा जाता है कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता ठुकराई थी। इसे ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि यह कोई ठोस डिप्लोमेटिक प्रस्ताव था जिसे नेहरू ने ठुकरा दिया, पर इतिहास के पन्ने कुछ और दर्शाते हैं। 1950 में ही चीन में माओ जेडोंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। कुओमिंतांग, जो पहले सरकार में थी, वो अब ताइवान तक सीमित रह चुकी थी। परंतु शीत युद्ध की राजनीति में चीन की संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता अभी तक रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि कुओमिंतांग की सरकार के पास थी। यह याद रखिए कि चीन में सरकार पलट चुकी थी, लेकिन क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि कम्युनिस्ट सरकारें ग्लोबल ऑर्डर में अपनी जगह बना पाएं, चीन की सदस्यता अभी भी माओ जेडोंग की सरकार के पास नहीं थी। इसी के चलते यूएसएसआर ने कुछ समय के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का बहिष्कार भी किया था। अब आइए ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता पाने की प्रक्रिया कैसी है, क्योंकि यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 23 में स्थायी सदस्यों के नाम दिए गए हैं।
किसी सदस्य को जोड़ने या बदलने के लिए चार्टर में संशोधन की जरूरत होती है, जिसे सभी 5 स्थायी सदस्यों की मंजूरी मिलनी चाहिए। चलिए, अब 1950 में एक चीज और होती है। 1950 में साइनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस समझौता किया गया, जिसमें यूएसएसआर भी शामिल था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यूएसएसआर इस प्रस्ताव पे कि चीन को उनकी सदस्यता से हटाया जाए और भारत को लगाया जाए, इस प्रस्ताव पे वह अपना वीटो का इस्तेमाल ना करती। असल में यह ऑफर किसी हालत में पूरा ही नहीं किया जा सकता था। यह ऑफर, जैसे कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, वॉज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। और यह ऑफर तो था ही नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक फीलर था जो देश अक्सर दूसरे देश के राजनीतिक माहौल को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई प्रस्ताव आया और ना ही अमेरिका की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव आया। इस डिप्लोमेटिक फीलर के असली मायने कुछ और थे। देखिए, शीत युद्ध के बीच अमेरिका का मुख्य उद्देश्य था कम्युनिज्म को किसी भी हालत में फैलने से रोकना। इसके पीछे उन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े, कोरिया, बाद में वियतनाम, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, और इस प्रक्रिया में अरबों डॉलर खर्च किए। यही उद्देश्य वो भारत के साथ भी अपनाना चाहते थे। भारत को कम्युनिस्ट विरोधी गुट का हिस्सा बना के चीन को विश्व स्तर पर अलग थलग करना उनकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। विजया लक्ष्मी पंडित वॉशिंगटन के पत्रकार की बात अपने पत्र में करती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। पब्लिक ओपिनियन को इस दिशा में मोड़ने के लिए पत्रकार का इस्तेमाल दर्शाता है कि उस समय के अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ये लक्ष्य पूरा करने के लिए कितने समर्पित थे। इससे यह जानना आसान है कि अगर भारत अमेरिका के इस फीलर को आगे बढ़ाने का संदेश देता तो इसके अनगिनत नकारात्मक प्रभाव होते। पहला, भारत और सोवियत संघ के बीच हमेशा के लिए एक दरार आ जाती, जिसे हटाना बहुत ही कठिन हो जाता। सोवियत संघ और ग्लोबल साउथ के देशों में यह भाव उत्पन्न हो जाता कि भारत पश्चिमी गुट का एक हिस्सा है और अमेरिका की विदेश नीतियों को लागू करने का एशिया में एक जरिया है। यही हमने 1960 के बाद पाकिस्तान के साथ असलियत में होते हुए देखा। इसके ठीक विपरीत भारत और सोवियत संघ के रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़े, जिससे भारत की तकनीक, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सुरक्षा को अत्यंत लाभ मिले। हमने देखा कि सोवियत संघ ने पश्चिमी दबाव के बावजूद कश्मीर पे हमारा साथ दिया। 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के दौरान सोवियत संघ का संयुक्त राष्ट्र में समर्थन और भारतीय महासागर में नौसेना तैनात करना उन कुछ घटनाओं में से एक है जो दर्शाता है कि इस संबंध ने भारत को कितना लाभ पहुंचाया है। दूसरा, पूरे तरीके से पश्चिमी गुट का हिस्सा बन जाना या ये प्रतीत भी होना कि भारत इस गुट का एक हिस्सा है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता से चलाना और अपने निर्णय खुद लेना, इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अत्यधिक ठेस पहुंचाता। इसका यह भी परिणाम हो सकता था कि भारत के बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सुरक्षा पे हमारा संपूर्ण नियंत्रण शायद चला जाता, जैसे कि हम आज भी देखते हैं अमेरिका के कई मित्र राष्ट्रों के साथ प्रतीत होता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सुरक्षित रखना भारत की हर सरकार ने जरूरी समझा है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, 6 साल 2013 से नेगोशिएशंस चली। वर्तमान की भाजपा सरकार ने भारत को अंतिम क्षण पर RCEP से बाहर करा। सरकार और RSS के संबंधित संगठन जैसे कि स्वदेशी जागरण मंच ने इस बात पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ब्यौरा दिया। एक और उदाहरण, 2023 में यूएस हाउस सिलेक्ट कमिटी ऑन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने एक सुझाव में लिखती है, विनिंग द स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन विद द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ ताइवान demands that the United States strengthens ties to our allies and security partners, including India. Including India in NATO plus security arrangements would build upon the US and India's close partnership to strengthen global security and deter the aggression of CCP across the Indo-Pacific region. मैं इसका अनुवाद कर देता हूँ।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रणनीतिक मुकाबले में जीत हासिल करने और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को भारत समेत अपने सहयोगियों और सुरक्षा साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने की जरूरत है। नेटो प्लस सुरक्षा व्यवस्था में भारत को शामिल करने से अमेरिका और भारत की करीबी साझेदारी और मजबूत होगी, जिससे वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सीसीपी की आक्रामकता को रोकने में मदद मिलेगी। इस पे ध्यान दीजिए। उनका सुझाव है कि भारत को नेटो प्लस का हिस्सा बना के चीन विरोधी गुट को मजबूत किया जाए। यह बिल्कुल 1950 की तरह ही है। इस पे वर्तमान विदेश मंत्री जयशंकर ने जो कहा वो भी सुनने लायक है। इंडिया हैड नेवर बीन अ ट्रीटी ally ऑफ अनदर कंट्री, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर इन माइंड। वो आगे चल के यह भी कहते हैं कि दैट काइंड ऑफ नेटो मेंटालिटी हैज नेवर बीन इंडियाज। इसका अनुवाद, भारत कभी भी किसी दूसरे देश का संधि सहयोगी नहीं रहा है। हमारी सोच में उस तरह का रणनीतिक ढांचा नहीं है। उस तरह की नेटो वाली सोच कभी भी भारत की नहीं रही है। अब देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है। जिस गुटबाजी में ना पड़ने के लिए सरकार नेहरू को दोषी ठहराती है, वही गुटबाजी सरकार खुद नहीं करना चाहती। ऐसा इसलिए है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्वतंत्र विदेश नीति ही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, और ऐसा कोई भी कदम जिससे इस विशेषता को ठेस पहुंचे सरकारें उठाने से हिचकिचाती हैं। अंत में निष्कर्ष सामने आता है कि अगर भारत 1950 का वो डिप्लोमेटिक फीलर आगे बढ़ाता तो शायद वो हमारी कूटनीति के लिए बेहद हानिकारक साबित होता, और भारत का इस जरिए से स्थायी सदस्यता पाना लगभग असंभव था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए द ट्रिस्ट के साथ।